So we are not SEBI registered advisor. This video is only for educational purposes and please take your financial advisor's advice before making any investment decision. पहले हमने स्टील पाइप इंडस्ट्री और सूर्या के स्टील सेगमेंट के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम सूर्या के लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। सूर्या के लाइटिंग सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एलईडी इंडस्ट्री को हम समझते हैं। तो एलईडी इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला है इन लास्ट डेकेड। जो पहले CFL बल्ब्स आते थे, मार्केट अब उससे शिफ्ट होकर कम्प्लीटली एलईडी बल्ब की तरफ आ चुका है। पहले इनकैंडेसेंट बल्ब्स आते थे, येलो कलर के बल्ब होते थे और आपने इसको अपने घरों में भी पहले देखा होगा। ये बल्ब्स एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे, लाइफ स्पैन भी इनका बहुत कम था और बहुत ज़्यादा जल्दी फ्यूज़ हो जाते थे। उसके बाद इंडस्ट्री शिफ्ट हुई CFL बल्ब की तरफ। इसकी वाइट लाइट थी, एफिशिएंसी ज़्यादा थी, लाइफ स्पैन भी ज़्यादा था, लेकिन ये शिफ्ट ज़्यादा दिन तक चला नहीं बिकॉज इंडस्ट्री क्विकली CFL से LED की तरफ मूव हो गई। LED बल्ब्स आज की डेट में बेस्ट बल्ब्स है बिकॉज इनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, लाइफ स्पैन, वाइट लाइट, सब पैरामीटर्स में ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट एंड CFL। तो इसकी वजह से लाइटिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से LED की तरफ मूव हो चुकी है। इंडस्ट्री शिफ्ट होने का एक और मेन रीज़न गवर्नमेंट की उजाला स्कीम था। उजाला स्कीम के अंडर मैसिव स्केल पे एंड सब्सिडाइज प्राइस पे LED का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसकी वजह से लोगों ने LED बल्ब्स को इजीली अडेप्ट किया और अपने घरों में LED लगाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने LED बल्ब्स की कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी की अवेयरनेस फैलाने में भी काफ़ी काम किया है। तो गवर्नमेंट के थ्रस्ट की वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम हो गई है। As per Mondor intelligence report, India's LED lighting market is expected to grow at a CAGR of 24% between 2021 to 2026. इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर चुकी है, मगर एक सिग्निफिकेंट अपमूव होना बाकी है और मोंडोर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 5 सालों में इंडस्ट्री इटसेल्फ विल ग्रो एट अ CAGR ऑफ 24%। मतलब इंडस्ट्री 20,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक जाने वाली है। तो इस सेक्टर में काफ़ी टेलविंड्स है और उसके रीज़न्स है। नंबर 1, गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी थ्रस्ट है, LED के प्राइसेस भी कम होने लगे हैं। नंबर 2, नंबर 3, लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ी है। नंबर 4, अर्बनाइजेशन हो रहा है। नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी की रीच टीयर टू एंड विलेजेस तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनकैंडेसेंट से CFL ट्रांजिशन होने में टाइम लगा, बट CFL से LED का ट्रांजिशन काफ़ी रैपिडली हुआ, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के रैपिड चेंजेस को कंपनीज अडॉप्ट नहीं कर पाई। बेसिकली दे डाइड आउट। इस वजह से इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन आ गया। इन अदर वर्ड्स काफ़ी कम प्लेयर रह गए हैं। हमको हमेशा ऐसी इंडस्ट्री देखनी चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड हो, उससे पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल कुछ ही प्लेयर्स में डिवाइडेड होता है और उस इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर आती है। तो अगर कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। 2014 तक LED बल्ब्स महंगे आते थे, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट का थ्रस्ट बढ़ा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, तो इसकी प्राइस आज की डेट में 70 रुपीज़ तक आ चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए इसका एडॉप्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अफोर्डेबिलिटी। पिछले कुछ सालों में प्राइस डिक्लाइन और रैपिड ट्रांजिशन की वजह से इंडस्ट्री के काफ़ी सारे प्लेयर्स डाइड आउट। तो अगर सूर्या और बाकी प्लेयर्स की अगर कमेंट्री आप सुनेंगे तो उसमें यही बताया जा रहा है कि 70 रुपीज़ के आसपास जो LED के प्राइसेस है, दे हैव बॉटम्ड आउट। मतलब कि यहाँ से प्राइस इरोजन के चांसेस कम है, प्राइस या तो बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा। एक और पॉइंट इसमें यह है कि जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तब इंडियन प्लेयर्स के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट भी LED को अडॉप्ट करने के लिए पुश कर रही थी। इसकी वजह से LED काफ़ी हाई वॉल्यूम में चाइना से इंपोर्ट होते थे। इंडिया में जितना भी LED बिकता था उसका ऑलमोस्ट 30 to 40% चाइना से आता था। लेकिन धीरे धीरे इंडियन प्लेयर्स ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना शुरू किया एंड ऑल्सो कोविड के बाद से चाइना से इंपोर्ट कम हो गए। ये इंडियन प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा ट्रिगर साबित हुआ।
इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी प्लस कोविड की वजह से इंपोर्ट अब ऑलमोस्ट 10% तक आ चुका है। एक और टेलमेंट इस इंडस्ट्री के लिए ये है कि गवर्नमेंट ने एलईडी के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी कंपोनेंट्स इन इंडिया। दिस विल लीड टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ एलईडी मैन्युफैक्चरिंग। सूर्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनीज फॉर एलईडी मैन्युफैक्चरिंग। तो सूर्या में ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रखा है, बट पीएलआई के आने से इट विल बी फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। दिस कुड ऑल्सो ओपन अप एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन एलईडी प्लेयर्स। इंडस्ट्री में अगर हम वेरियस प्लेयर्स को देखते हैं तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हेवेल्स, सूर्या रोशनी, ये सब मेजर प्लेयर्स हैं और ज़्यादातर प्लेयर्स का फोकस टीयर 1 मार्केट में है, वेयर एज सूर्या इज़ मोर फोकस्ड ऑन टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट। Surya has a strong distribution network of 250,000 retailers across India, which is larger than most of the other organized players. बजाज इलेक्ट्रिकल का 218,000 है, फिलिप्स का इससे ज़्यादा हो सकता है, बट सूर्यास नंबर्स आर रियली गुड। ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात। अब हम सूर्या के लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को देखते हैं। इसके रेवेन्यूज़ FY16 से FY21 तक ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये FY16 में अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़ से 1240 करोड़ हो गए इन FY21। इसके अंडरनीथ जो चेंजेस हो रहे हैं हम उसको आगे समझेंगे। रेवेन्यूज सिंस FY16 ऑप्टिकली लुकिंग स्टैग्नेटेड, बट देयर इज सम अंडरलाइंग चेंजेस हैपनिंग इन द प्रोडक्ट मिक्स। डिटेल्स इन अपकमिंग स्लाइड्स। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। FY16 में ये अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ थे, जो FY21 तक अप्रॉक्सीमेटली 66 करोड़ हो गए। अर्निंग्स आर लुकिंग ऑप्टिकली फ्लैट, लेकिन इसमें अंडरलाइंग चेंजेस है इन प्रोडक्ट मिक्स, जो हम आगे देखेंगे। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो 2016 में ऑलमोस्ट 43% कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशनल लाइटिंग का था। एलईडी का कॉन्ट्रीब्यूशन बाय रेवेन्यू सिर्फ 12% था, एंड एलईडी EESL एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको सूर्या टेंडर के थ्रू एलईडी सप्लाई करता है। तो एलईडी EESL का कंट्रीब्यूशन था अप्रॉक्सीमेटली 7%। कंज्यूमर ड्यूरेबल का कंट्रीब्यूशन 14% था। तो आप अगर यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एलईडी का कंट्रीब्यूशन कितना कम था। अब कन्वेंशनल जो कि 43% कंट्रीब्यूट करता था, एंड CFL जो कि 24% करता था, इन दोनों का ही मार्जिन कम था। ये दोनों लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स ओवरऑल रेवेन्यू में ज़्यादा थे, लेकिन ओवर द ईयर्स 4-5 सालों में कन्वेंशनल 23% रह गया है, एंड CFL का ऑलमोस्ट 0% कंट्रीब्यूशन है। और एलईडी ट्रेड जो कि B2C बिजनेस है, उसका अप्रॉक्सीमेटली 53% हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 14% से 18% तक आ गया है। तो ये दिखाता है कि एक अंडरलाइंग प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे। एलईडी लाइट्स रिप्लेसिंग कन्वेंशनल लाइट्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद ग्लास फर्नेस, तो इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। अब ये धीरे धीरे न्यू एज प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर लाइटिंग, प्रोफेशनल लाइटिंग, स्मार्ट लाइटिंग, तो ये सब हाई मार्जिन बिजनेस है। एलईडी ट्रेड ओवरऑल वॉल्यूम में 12% था, जो FY21 में बढ़कर 53% हो गया। एलईडी EESL उसका EBITDA 8% था, जो कि FY2021 तक 11% हो गया है। यहाँ इन दोनों का ओवरऑल EBITDA 16% था। हमने देखा था कि एलईडी में कंटिन्यूसली प्राइस इरोजन हो रहा है, मगर वॉल्यूम 16% से 54% तक आ गया है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये वॉल्यूम में राइज देखने को मिलेगा, एंड EBITDA ओवर द ईयर्स कम हो रहा है, इसलिए रेवेन्यूज आपको पिछले कुछ सालों के फ्लैट दिखेंगे। सिंस मैनेजमेंट की ये कमेंट्री है कि यहाँ से प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए EBITDA मार्जिन्स भी फर्दर इम्प्रूव हो सकते हैं। CFL जो पहले ओवरऑल वॉल्यूम का 24% होता था, वो 0 पे आ गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो 14% हुआ करते थे, वो FY2021 तक अप्रॉक्सीमेटली 23% हो गए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 12% EBITDA मार्जिन पहले थे, वो अब अप्रॉक्सीमेटली 10% तक रह गए हैं। तो इसका मेजर रीज़न एलईडी में प्राइस इरोजन है।
हालांकि प्रोडक्ट मिक्स हाई मार्जिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मगर साथ ही साथ एलईडी में प्राइस इरोजन भी हुआ है। अब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के सेल्स सीएजीआर देखेंगे तो वो सूर्या का 4.2% रहा है। लास्ट के 3 सालों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। हैवेल्स का देखेंगे तो 11% है पिछले 10 सालों का सीएजीआर, बजाज का अप्रॉक्सीमेटली 5.6%। तो सूर्या सेल्स ग्रोथ हैज़ रिमेन्ड वीक कंपेयर टू its peers due to sharp fall in LED prices over the past 7 to 8 years and company's deliberate strategy of lowering contribution from Energy Efficiency Services Limited EESL। पहले हमने देखा था कि EESL से भी ऑर्डर आते थे जो कि सूर्या ने डेलिबरेटली कम कर दिए बिकॉज ये एक लो मार्जिन बिजनेस था। तो इसकी वजह से भी सेल्स कम हुई है, पर अभी पूरा फोकस एलईडी की सेल्स पे है और कंज्यूमर ड्यूरेबल की सेल्स पे है। सूर्या इज डबलिंग इट्स मार्केटिंग एक्सपेंस इन लाइन विद पीयर्स एंड हैज अपॉइंटेड क्रिएटिव एजेंसी ऑगिलवी एंड मार्थर फॉर ब्रांड बिल्डिंग। सूर्या ने अभी एक प्रोफेशनल स्टेप ली है। इन्होंने एक बहुत ही वेल नोन मार्केटिंग एजेंसी ऑगिलवी एंड मार्थर को हायर किया है टू डबल डाउन इस मार्केटिंग एक्सपेंसेस। क्या हो रहा था कि पिछले 5-6 सालों में सूर्या की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई नहीं थी। दूसरे जो एलईडी प्लेयर्स थे लाइक हेवल्स एंड फिलिप्स, ये मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे, लेकिन सूर्या नहीं करता था। अब सूर्या इन लाइन विद हिज पीयर्स इज ऑल्सो डबलिंग डाउन इज मार्केटिंग एक्सपेंस। ये यहाँ से भी सेल्स में एक बहुत अच्छा अपटिक आ सकता है। की ग्रोथ ड्राइवर्स को देखेंगे तो पहला है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पहले भी देखा था कि चाइना से 30-40% इम्पोर्ट अब 10% तक आ गया है। एलईडी प्राइसेस बॉटमिंग आउट, मतलब यहाँ से एलईडी के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, या तो स्टेबल रहेंगे या वो बढ़ेंगे। कंटिन्यूस रिडक्शन इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी, ये पहले आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एलईडीज़ पे वारंटी भी बहुत मिलती थी। वारंटी में एलईडी बल्ब ख़राब जो होते थे उनको फ्री में रिप्लेस करना पड़ता था, तो वो भी अभी कम होता जा रहा है। इंडस्ट्री के प्लेयर्स वारंटी कम कर रहे हैं, जहाँ पहले 2-3 साल की वारंटी आती थी वहाँ अब 1 साल की वारंटी आने लगी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वारंटी कॉस्ट है 12%, वो अब 8% पे आ चुकी है। PLI स्कीम एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नंबर 5 इज लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लाइटिंग में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लाइक मिक्सर्स, वायर्स एक्सेट्रा। तो सूर्या के पास एक एडवांटेज ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ करके अपने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छे से लॉन्च कर सकता है। फिलिप्स से इन्होंने मिस्टर निरुपम सहाय को हायर किया है CEO फॉर लाइटिंग डिवीज़न। और रीब्रांडिंग में जो मैंने बताया था कि इन्होंने एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करी है, तो यहाँ से भी काफ़ी अपटिक आ सकता है। सूर्या के लाइटिंग सेगमेंट की 3 अलग अलग फैसिलिटी है इंडिया में, नोएडा में, काशीपुर में और ग्वालियर में। काशीपुर वाली फैसिलिटी सबसे पुरानी है, वेयर एस नोएडा में जो फैसिलिटी है वो मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। अब अंडर PLI स्कीम 25 करोड़ ये लगा रहे हैं कैपेसिटी एक्सपांशन में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED कंपोनेंट्स, वेयर एस 30 करोड़ वायर एंड केबल्स में कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है। ये हमने लाइटिंग डिवीज़न की बात करी। अब हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जिसमें इसके दोनों सेगमेंट इन्वॉल्व होंगे, स्टील पाइप और लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। ओवरऑल सूर्या के रेवेन्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 13% CAGR से बढ़े हैं। FY16 में इसके रेवेन्यूज़ थे अप्रॉक्सीमेटली 2900, जो बढ़कर हो चुके हैं 5500 करोड़ इन FY21। अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 करोड़ इन FY16 से हो चुका है 158 करोड़ इन FY21। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अप्रॉक्सीमेटली 20% CAGR से बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो FY16 में ये बहुत ज़्यादा था, 1.29। इन्होंने ओवर द ईयर्स अपने डेट को कम किया है। अब इन FY21 डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया है 0.52। ROC जो 11% था अप्रॉक्सीमेटली, वो अब
12% हो चुका है इन FY21। तो ROCE को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ओवर द ईयर्स। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी और कंपनी बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होगी, ROCE में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इन एडिशन टू डैट जैसे जैसे डेट कम होगा उससे भी ROCE में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो वो 21% CAGR से बढ़े हैं। FY16 में ये थे 208 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, जो बढ़कर हो चुके हैं 540 करोड़ इन FY21। अगर आप फ्री कैश फ्लो को देखेंगे जो होता है CFO माइनस कैपेक्स, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 25% CAGR से बढ़े हैं। FY16 में ये थे 155 करोड़ जो बढ़कर हो चुके हैं 480 करोड़ इन FY21। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। वर्किंग कैपिटल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। डेटर डेज मतलब कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने के बाद कितने दिन में उसका पेमेंट हो रहा है, वो होता है डेटर डेज। तो 63 से ये आ चुका है 46 तक। जैसे जैसे B2C प्रोडक्ट्स लाइक वायर, केबल्स, LED एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लॉन्च होंगे, वैसे वैसे डेटर डेज इम्प्रूव होंगे, जिससे वर्किंग कैपिटल साइकिल इम्प्रूव होगा और उससे ROC में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट की जो EESL एजेंसी के बारे में मैंने बताया था, वहाँ से भी काफ़ी पैसा अटका रहता था, लेकिन सूर्या ने उसके साथ बिजनेस कम कर दिया तो अब वहाँ से भी पैसा कम अटकेगा और ये और भी इम्प्रूव होगा। अब वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव होता है तो ROC भी इम्प्रूव होता है। वर्किंग कैपिटल डेज आप देखोगे तो 91 से 59 तक आ गए हैं। जैसे जैसे ये इम्प्रूव होगा ROC भी इम्प्रूव होगा, और जैसे जैसे ROC इम्प्रूव होगा वैसे मार्केट भी अप्रिशिएट करेगा, विच कैन लीड टू री रेटिंग ऑफ द कंपनी। हमने कंपनी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक प्रोजेक्शन रेडी किया है कि आने वाले 3 सालों में इसकी अर्निंग्स क्या होगी। हमने दोनों सेगमेंट का अलग अलग प्रोजेक्शन किया है। स्टील पाइप का अगर हम देखेंगे तो FY21 का उसका रेवेन्यू था 4300 करोड़, EBITDA 258 करोड़ और वॉल्यूम इन लाख मैट्रिक टन 7.70। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वो 12% CAGR रही है, और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये इसको 12% पे मेंटेन रखेंगे आने वाले सालों में। पर हमने ये अजम्पशन किया है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ होगा 10% CAGR ऑन कंजर्वेटिव बेसिस। तो अगर 10% CAGR से आप कैलकुलेट करेंगे तो FY24 तक ये 10.25 लाख टन इसका वॉल्यूम आ जाएगा। FY21 का EBITDA पर टन था 3500, और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि FY22 ऑनवर्ड्स दे विल मेंटेन EBITDA पर टन ऑफ ₹4000। तो हमें ये लगता है कि ये 4000 का टारगेट अचीवेबल है, बिकॉज ये हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम कंजर्वेटिव बेसिस पे इसको 3900 मान लेते हैं। EBITDA पर टन जो हमने अज्यूम किया है 3900, इसको अगर टोटल वॉल्यूम इन टन्स जो एज पर आर अजम्पशन 10.25 लाख टन है, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 400 करोड़ आ जाएगा, जो कि प्रोजेक्टेड EBITDA होगा ऑफ FY24। अगर हम लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल को देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1240 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, EBITDA 127 करोड़, मार्जिन 10%, और मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आने वाले सालों में EBITDA मार्जिन 14% के अराउंड होंगे। लेकिन हमने कंजर्वेटिव बेसिस पे इस 14% को 11% मान के कैलकुलेशन करेंगे। तो मैनेजमेंट गाइडेंस ऑन रेवेन्यू ग्रोथ इज 20%, हमने कंजर्वेटिव बेसिस पे इस 20% की जगह 10% मान लिया है। तो 10% CAGR को लेके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो FY24 के रेवेन्यूज आ जाएंगे 1650 करोड़, और 1650 करोड़ को अगर एज्यूम्ड EBITDA से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 11%, तो टोटल EBITDA इन FY24 आ जाएंगे 182 करोड़। वो टोटल EBITDA इन FY24 ऑन कंजर्वेटिव बेसिस इज 400 प्लस 182, दैट इज 582 करोड़। अब EBITDA में से अगर इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को देखते हैं।
तो इंटरेस्ट हमने इन FY24 मान लिया है 0. इंटरेस्ट कॉस्ट इन FY21 was around 70 crore. Company aiming to become debt free in next 3 years, which is highly achievable given quarter on quarter debt decrease, healthy cash flow and no huge capex lined up. डेप्रिसिएशन इन FY24 हमने माना है 120 करोड़. FY21 में ये 100 करोड़ के आसपास था और कंपनी की पॉलिसी है कि कैपेक्स जो ये करेंगे डेट विल बी लेस देन डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन FY24 इज 582 माइनस इंटरेस्ट 0 माइनस डेप्रिसिएशन डेट इज़ 120. तो ये आ जाएगा हमारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 462 करोड़. टैक्स अगर उसमें से हटाएंगे 25% जो बन रहा है 115 करोड़. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स डेट इज 462 माइनस 115 346 करोड़. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन FY21 वॉज 156 करोड़. तो आप देख सकते हैं कि FY21 से FY24 तक ये डबल से भी ज़्यादा हो रहा है. एक्सपेक्टेड CAGR ऑफ अर्निंग्स टिल FY24 इज 30% as per our estimation and calculation on conservative basis. We can go completely wrong, but this is our understanding of the business and this is what we expect that it will compound its earning for at least next 3 years at the rate of 30%. अब देखते हैं की बिजनेस रिस्क. तो पहला है इन्वेंट्री लॉस. तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर इन्वेंट्री ले रखी है स्टील की एंड सडनली प्राइस क्रैश हो जाते हैं तो इन्वेंट्री में लॉस हो सकता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा. सेकंड इज रॉ मटेरियल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है. रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट हो सकते हैं जिससे काफ़ी रिस्क है बिजनेस को. थर्ड इज इंक्रीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना इन LED. तो चाइना से भले ही इम्पोर्ट्स कम हो गए हो लेकिन चाइना से इम्पोर्ट्स आने का थ्रेट हमेशा बना रहेगा. फोर्थ इज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसलेशन. तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है. फिफ्थ इज इंक्रीज कंपटीशन इन LED एंड स्टील पाइप्स. तो अब क्या हो रहा है कि मार्केट में नए नए प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है और कंपटीशन भी बढ़ जाता है. एग्जीक्यूशन रिस्क. अगर मैनेजमेंट सही से ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो भी एक रिस्क है. तो ये कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स है. हमें हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है. अब हम बात करेंगे पीटर लिंच के फ्रेमवर्क के बारे में. तो पीटर लिंच एक बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड मैनेजर थे. उन्होंने कंपनीज़ को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. स्लो ग्रोवर्स, स्टेलवॉट्स, फास्ट ग्रोवर्स, सिक्लिकल्स, एसेट प्लेस, टर्न अराउंड्स. तो हम देखेंगे कि सूर्या रोशनी इन 6 कैटेगरीज में कहाँ फिट होती है. ग्रोवर्स मतलब कंपनी 5 to 7% CAGR से ग्रो कर रही है. स्टेलवॉट्स मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी है अपने सेक्टर में, फॉर एग्जांपल HUL, नेस्ले, जो 10 to 12% से ग्रो करती है एंड दे आर मार्केट लीडर्स. फास्ट ग्रोवर्स में APIs कंपनी लाइक लॉरस लैब्स, मिड साइज IT कंपनी जो अपनी अर्निंग 15 to 20% से ग्रो कर सकती है. सिक्लिकल में मेनली कमोडिटी कंपनीज लाइक जिंक या एल्यूमिनियम कंपनीज आ जाती है. एसेट प्लेस में कंपनी जिसके पास बहुत हैवी एसेट्स है मगर मार्केट उनके एसेट को वैल्यू नहीं करता, फॉर एग्जांपल PSU कंपनीज. टर्न अराउंड्स वो होती है जो लॉस मेकिंग हो या लो प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी है लेकिन दे आर मेकिंग सम मेजर चेंजेस, फॉर एग्जांपल चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स टू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड दे आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल. दे आर टर्न अराउंड्स. Surya will fall into both the categories of fast growers and turnarounds. तो turnaround क्यों? Because it is changing its product mix from low margin to high margin products. And fast growers इसलिए as we can see it can compound its earning at the pace of 30% CAGR for next 3 years. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.